अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी दुर्दाना नजम जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया दुर्दाना कि आज आपने थैंक ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक्स। और आज हम बात करेंगे ज़रा ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने कराची भी जाना है। वैसे पहले तो यही सुना जा रहा था कि कराची में ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद किया गया, लेकिन अब लाहौर जहां आप हैं वहां के लिए भी यही खबर आ रही है कि लाहौर में भी सब स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप उनके विजिट को किस तरह देख रही हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? और दूसरा ये कि ये इस तरह से सारा शहर बंद कर देना कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल, पहले तो शहर तो वाक़ई नहीं बंद करना चाहिए, इससे खौफ़-ओ-हरास ज़्यादा फैलता है और बहुत गलत मैसेज जाता है। पिछले दिनों आपको याद होगा पाकिस्तान में क्रिकेट टीम आई हुई थी और इस्लामाबाद की मैं आपको बात बताती हूँ कि उनको सेरीना में ठहराया हुआ था और उस वक़्त सेरीना के मतलब मेरा ख़्याल है कि 5 किलोमीटर रेडियस का जो इलाका था, वो सारा उन्होंने बैरिक्स लगाकर उसको बंद किया हुआ था। मतलब वहाँ किसी को ना आने दे रहे थे, ना जाने दे रहे थे। तो एक खामख़ा की जो आप हवा बाँध देते हैं कि भई पता नहीं पाकिस्तान कितना खतरनाक मुल्क है कि एक आप क्रिकेट टीम को जो है, वो सिक्योरिटी जो है वो फराहम नहीं कर सकते। मतलब ऐसा मुल्क है कि क्रिकेट टीम जैसी एक एक अगर आप देखा जाए तो कोई इतना कोई हाई प्रोफाइल चीज़ नहीं होती वो। मतलब वो दे आर जस्ट प्लेयर्स, ठीक है, मेहमान होते हैं तो आपका बहुत गलत मैसेज जो है वो आप कन्वे करते हैं। अगर तो ये सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ही क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हो चुका है। श्रीलंकन टीम थी, अगर मैं गलत नहीं। मैं वही कहने जा रही हूँ कि वो तो चले वहाँ उस वक़्त तो सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल थी, हमारा कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं थे, हमारी कोई सिक्योरिटी के इस तरह की अरेंजमेंट्स नहीं थी। हम उस तरह से सिक्योरिटी को मेरा ख़्याल है बहुत सीरियसली ले भी नहीं रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के बगैर। लेकिन अब तो हमने अपनी तरफ से बहुत सारी और अगर फॉर इंस्टेंस अब तो देखिए ना एक 20-22 साल का 30 साल का अरसा गुज़र गया हमें इस जंग से नबर्द-आज़मा होते हुए। तो अभी तक तो हमारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वो कहते हैं ना उन पर हमें कम से कम हमें सिक्योरिटी के हवाले से तो बहुत सारे काम कर लेने चाहिए थे, निपटा लेने चाहिए थे। मैं उस एंगल से आपको कह रही हूँ कि कोई मतलब अभी भी अगर हम एक क्रिकेट टीम को भी सिक्योरिटी जो है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सकते और हमें उसके लिए पूरे शहर बंद करने पड़ते हैं, तो दैट रियली रेज़ेस क्वेश्चन ऑन आवर परफॉर्मेंस ऑन गवर्नेंस। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा वो इनके इब्राहिम रईसी जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हैं, उनकी जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विज़िट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विज़िट है। इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट विज़िट है क्योंकि वो एक ईरान के प्रेसिडेंट हैं, वो तो अलग बात है ही है। देखिए पाकिस्तान जब से रिजीम चेंज उससे पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान एक मुकम्मल आइसोलेशन में चला गया था, इंटरनेशनल आइसोलेशन में। इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे, इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन ली हुई थी। वो सबको जो है वो एक आपको पता है उनका एक स्टाइल था कि जी उनकी बड़ी कोशिश थी कि वो ईरान के साथ भी रिलेशनशिप रखें। मुस्लिम ममालिक के साथ वो भुट्टो का एक रोड मैप के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। पर उसके बाद फिर हमने देखा वो 16 महीने की एक वो गवर्नमेंट आई, फिर केयरटेकर सेटअप आया, तो वो कोई सवा 2 साल जो है वो बिल्कुल ही एक कंप्लीट आइसोलेशन में है, कोई हमारे यहाँ ना कोई आया। हाँ, हम लोग तो आपको पता ही है, हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट के अफ़सरान हैं, उनके सैर-सपाटे तो चलते रहते हैं ना, वो जाते रहे। लेकिन पाकिस्तान का किस तरह से आना तो ये बहुत ही एक और ज़ाहिर है ईरान की बहुत ज़्यादा अहमियत भी है इस वक़्त। आपको पता है डोनाल्ड लू ने ख़ास तौर पर अपनी कांग्रेशनल हियरिंग में अ, बहुत सख्ती के साथ पाकिस्तान को कहा था कि हम देख रहे हैं कि आपने गैस पाइपलाइन जो है, उसको बिल्कुल भी उस पे काम नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब देखें उसके ऊपर अभी तक तो मेरे सामने से जो खबर है उस पे कोई बात नहीं हुई अ, कि गैस पाइपलाइन के पर से। क्योंकि अभी देखते हैं क्योंकि प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने उसके ऊपर उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस वो जो मुआहिदा हुआ था, ही वाज़ द वन जिसके साथ उस पे साइन हुए थे। हो सकता है कल उस पे बात हो, अभी तक तो उस पे इस तरह से एज़ सच कोई बात नहीं हुई, वैसे तो 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उन पे सिग्नेचर्स हुए हैं। लेकिन ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको पता ही है कि अब अ, इन ये अगर मैच्योर्ड नहीं होते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, वो धूल चाट रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों के साथ हमने किए हैं। लेकिन असल जो पाकिस्तान का टेस्ट होगा ना,
वो गैस पाइपलाइन है। अगर पाकिस्तान उसको मैच्योर नहीं करवा सकेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का हाल ये है कि आगे जाएँ तो वो खाई है, पीछे जाए तो पता नहीं क्या है, वहाँ भी खाई है। वो दोनों क्योंकि देखिए वो जो हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना, उस एग्रीमेंट में है कि हम अगर अगर वो अपनी पाइपलाइन को नहीं हम्म। पूरा करते तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे है। अच्छा, दूसरी तरफ हमें उसको बनाने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो हमें कहीं न कहीं तो पैसा उनको देना ही देना है। तो आप देखते लेकिन हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस वक्त पाकिस्तान ये एग्रीमेंट करने जा रहा था, क्या उस वक्त नहीं मालूम था कि ईरान के ऊपर तरह तरह की सैंक्शंस हैं? और ईरान जो है वो भारत के साथ भी काम कर रहा है, आपको पता है चाबहार पोर्ट के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान भी है और ईरान भी है। तो अगर वो काम कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान कैसे नहीं कर पा रहा? ये चीज भी यकीनन जो है वो लोग सोच रहे हैं कि अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था ये सैंक्शंस तो तब भी थी, तब पाकिस्तान ने क्यों अपने आप को नहीं रोका? देखिए इंडिया और पाकिस्तान का बहुत दिल करता है कि मुआवज़ा किया जाए क्योंकि एक ही रीजन में हम लोग हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इंडिया की शुरू से एक बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही है, शुरू से ही। अगर आप उनकी हिस्टोरिकल अगर देखें तो उन्होंने एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का वो हिस्सा थे। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इटसेल्फ उसके अगर हम उसको हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब ही यही होता है कि आपने एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आप किसी कैंप में नहीं थे। ना वो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, ना वो अमेरिका के साथ थे, ना वो हम्म। रूस के साथ थे, किसी के साथ नहीं थे। हाँ, उनकी एक एफिलिएशन शुरू में थी रशिया के साथ, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि उन्होंने उनका साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आपकी जो अमेरिका की और रशिया की जो जंग है उसमें हम नहीं बोलेंगे। आपका अपना काम है, आप जिस तरह से मर्ज़ी करें। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का देखिए इकोनॉमिकली पाकिस्तान और इंडिया बहुत पीछे मतलब एक बहुत दूरी है, मतलब उसको कंपैरिज़न नहीं कर सकते। वो ऐसे ही होगा नहीं, हम जैसे आप कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन सैंक्शंस तो ईरान पे उनके साथ काम करने के दौरान भी है ना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सैंक्शंस होते हुए ईरान इंडिया के साथ काम कर सकता है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? उसकी मैं उसी की तरफ आ रही हूँ कि देखिए इकोनॉमिकली एक मुल्क जब अपने पाँव पे खड़ा होता है और इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका के लिए भी। असल बात तो प्रॉब्लम तो यूएस है ना, क्योंकि यूएस ने उन पे सैंक्शंस लगाई हैं और यूनाइटेड नेशन ने भी लगाई हैं, लेकिन पीछे तो अमेरिका है और ज़्यादातर अमेरिका की सैंक्शंस हैं। तो जब आपके पास इतनी बड़ी मार्केट है, उनकी इतनी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो काम कर रही हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास एक बहुत बड़ा विंडो है, एक बहुत बड़ी लेवरेज है कि वो अपना डिक्टेशन जो है वो दे सकता है। वो अपनी बात को मनवा सकता है कि नहीं, हमें ज़रूरत है। उन्होंने रशिया के साथ भी यही किया था कि इस वक़्त तेल हमें वहाँ से सस्ता मिल रहा है, हमने वहाँ से तेल लेना है। उन्होंने मेरा नहीं ख़्याल है कि उनको ज़्यादा मनाने की भी ज़रूरत पड़ी होगी। उन्होंने ज़ाहिर है डिप्लोमैटिकली जो है वो बात पहुँचा दी होगी कि वो तो ये भी मेरा ख़्याल है कह सकते हैं कि अगर आप हमें इजाज़त नहीं देंगे तो अपना बोरिया बिस्तरा लपेटें और यहाँ से जाएँ। हम्म। जिस तरह की उनकी सिचुएशन है, वो काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी बहुत तो इस वक़्त बेसिकली देखिए जब 2 लोगों को एक-दूसरे की ज़रूरत होती है, अगर मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत हो, आपकी ज़रूरत हो, आपकी ज़रूरत हो, तो आपको मुझे दबाना आसान हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन अगर हम दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत हो, तो हम वो सिचुएशन इग्नोर करेंगे जिसमें एक-दूसरे को दबाना पड़े, हम चाहेंगे कोई रास्ता निकलता रहे, ताकि ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार रहें। तो ऐसे ही अमेरिका की और इंडिया के साथ ताल्लुकात है, लेकिन हमारा तो आपको पता ही है, हम तो एक किस्म के हमें तो हर वक़्त हमारी तो इकोनॉमी कहीं नज़र ही नहीं आ रही ना। हमारा तो हाल ये है कि हमने तो मतलब उनके रहमो-करम पे है कि वो हमें पैसे दे देंगे तो हमारा घर चलेगा। वो हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा कारोबार ज़िंदगी जो है वो बंद हो जाएगा। तो अभी तो हम जी जी। जिस मुल्क आप ने इस तरह की सिचुएशन के ऊपर गुज़ारा करना है, तो आप बताएँ हम उनको आँखें दिखा सकते हैं? मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि असल टेस्ट ही ये होगा। मगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं क्या? क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट भी जो है वो आजकल विजिट पर हैं। साथ एमबीएस सऊदी अरब के जो हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। नवाज शरीफ चाइना आज चले गए हैं 5 दिन के लिए, तो जाहिर है वो चाइना घूमने तो नहीं गए होंगे, यकीनन कोई ना कोई बात करने के लिए गए होंगे। और वैसे भी एक पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन यही है कि ये बिजनेस कम्युनिटी से हैं, क्योंकि शरीफ फैमिली तो ये ज्यादातर मुल्क को ऐसे लेके चलने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड भी हो और बिजनेस भी हो। लग रहा है आपको जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, वो कुछ संभाल लेगी नहीं, या बस ऐसे ही मांगे तांगे पे चलते रहेंगे?
बात ये है कि देखें, मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाती हूँ। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बने हुँ, थे पहले, उन्होंने बड़े तुम-तराक से, वो हमेशा कहते हैं, जी मैंने अपने पता नहीं शुरू में ही पता नहीं कि 1 साल में 13 दौरे कर लिए थे, बहुत सारे दौरे किए थे चीन में, वो हर तीसरे दिन चीन चले जाते थे। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनके चीनी हुकाम के साथ ताल्लुकात हैं, वो बताते हैं और ये ऑन बोर्ड है कि चीन तंग आया हुआ था प्रेज़िडेंट ज़रदारी से, उनके हुँ, बार-बार के विज़िट से। देखिए वो लोग, उनका ना एक मिज़ाज है, वो हमारी तरह बात नहीं आके करते, वो बहुत सारी बातों को छुपा लेते हैं, वो बहुत सारा मतलब एक ना लो प्रोफ़ाइल रख के काम करते हैं। उन्होंने हमें भी हुँ, बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की थी और वो कहा करते थे कि देखें जी, आपका प्रेज़िडेंट है, हर तीसरे दिन चीन आ जाता है और हमें उनकी वज़ह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। हमें उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है, हमें उनके साथ जो है बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है हुँ, और हम उनको बुलाते नहीं हैं। पहली बात तो ये पूछने की है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब को चीन से कोई दावत आई है? अगर उनको वहाँ से कोई दावत नहीं आई और उन्होंने अपनी कोई डिप्लोमेसी चलाई है और कोई वो अपनी कोई लॉबिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये एक एक दफ़ा फिर जो है आप चीन के ऊपर बर्डन बन रहे हैं। वो बेचारे शराफ़त में आपको हुँ, सह लेते हैं कि चलें जी आ गए हैं और इनको चलें थोड़ा प्रोटोकॉल वग़ैरह दे देंगे, लेकिन वो जा क्यों रहे हैं? अच्छा, अब ये भी हमें अभी तो पता चलेगा आहिस्ता-आहिस्ता कि उन्होंने हाँ, अगर वो मुल्क के लिए भी जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि आई डोंट थिंक सो, मगर हम पास्ट इंस्टेंसेस देखें और वो जो बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ बता रही हूँ, तो दे वुड नॉट बी हैप्पी कि भई ये आ रहे हैं और वो बात इनकी सुन लेंगे। बात ये है कि हम लेकर क्या वापस आते हैं, चाहे हम अपने निजी दौरे पे जाएँ, चाहे हम सरकारी दौरे पे जाएँ। और मैं आज की भी आपको बात बता रही हूँ, जो इब्राहिम रईसी साहब आए हैं, हमने 8 एमओयू साइन किए हैं, हमने बहुत सारी बातें भी उनके साथ की हैं कि जुडिशरी के हवाले से भी की है और हमने ये भी कहा है कि जी टेररिज़्म पे भी काम करेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मटेरियलाइज़ नहीं होती, सबसे बड़ा जो काम करने वाला है ना आरज़ू, वो ये है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो आज बात हुई है ईरान के साथ, उन्होंने कहा है कि जी हम 10 बिलियन पे लेकर जाएँगे। जब तक स्मगलिंग नहीं रोकेगी ना, ट्रेड वॉल्यूम से ज़्यादा स्मगलिंग है। हुँ। जब तक आप स्मगलिंग नहीं रोकेंगे ईरान के साथ मिलकर, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी ये बस ऐसे ही रहेगा, ये जो एक आपने कह दिया वो आ गए और वो आ गया और मगर वो ईरान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पे जो स्मगलिंग हो रही है, उसमें तो बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। उसमें तो जैसे कहना चाहिए कि एजेंसी के लोग भी हैं और कई लोग हैं, तो वो क्यों रोकेंगे? चाहे वो बलूचिस्तान के रास्ते हो रही हो, चाहे केपी के हो या कुछ भी, तो ईरान हो, तो वहाँ तो नहीं रोकी जा सकती। आपको मालूम है कि उसमें किस तरह के लोग जो हैं, वो इन्वॉल्व हैं। वरना ऐसी जगह जो जगह-जगह जहाँ पे चेक पोस्ट लगी होती है, वहाँ से स्मगलिंग होना तभी मुमकिन है जब खुद बिल्कुल शामिल ऐसे हो। ही बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और ये बात तो आपको याद होगा कि जब केयरटेकर सेटअप आया था और आसिम मुनीर साहब ने पता नहीं कोई हाँ। कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी ये बात की थी कि जी हमें हमारे अपने, उन्होंने अपनी फ़ौज की तरफ इशारा करके कहा था कि हमारे ही कुछ लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं और उनको मेरा ख़्याल है, और आपने पिछले दिनों शायद तुर्कम बॉर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग होती है, उसमें याद है पिछले दिनों एक हमारे पास एक हमें एक वीडियो हमारे पास आई थी, जो वायरल भी हुई थी, हमारे पास तो ख़ैर क्या नहीं वायरल थी, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ टर्मिनल पर जो है वो चेक पोस्ट थी या टर्मिनल जो भी था, वहाँ एफसीके और वो जो पाकिस्तान टैक्सेशन है, कस्टम है, उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी कि और ग़ालिबन इसी के ऊपर हो रही थी कि कौन ज़्यादा भत्ता लेगा। तो यही बात है ना कि ये लोग जो जिनकी ज़िम्मे ये ड्यूटी है कि इस चीज़ को रोकें, वही उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे अगर हम बात करें थोड़ा-सा लोगों की, जो आम पब्लिक है, आजकल रोड क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के घरों में डाके भी बहुत पड़ रहे हैं। हम अक्सर ही सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग अपनी कोई ना कोई कहानी लोग अपनी लगा देते हैं कि किसी के साथ बैग स्नैच हो गया, किसी का कुछ हो गया। जानें भी जा रही हैं लोगों की। आपके ख़्याल से ये जो क्राइम रेट बढ़ गया है, उसकी उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है पुलिस, सबसे बड़ी। ये नहीं कि पुलिस इन्वॉल्व है, ये बहुत आसान होता है कह देना कि जी हुँ, पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस जो है वो चोरों के साथ मिली हुई है, वो हो सकता है। हमारी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हो रही। हमारी पुलिस बहुत डीमोरलाइज़्ड है। हमारी पुलिस डीमोटिवेटेड है। हमारी पुलिस जो है उसकी तनख्वाहें, अगर आप कभी इसके ऊपर सर्वे करें ना,
मैंने लाहौर में एक दफ़ा रिपोर्टिंग हम लोगों ने की थी। अ, जो फिगर्स सामने आए थे हेपेटाइटिस के, कि आधी से ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स जो कांस्टेबल्स और जो उसके ऊपर का लेवल है, उनके तो बुरे हाल हैं, उनको अजीब-अजीब किस्म की बीमारियाँ उस वक़्त हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा था कि उनको आधे से ज़्यादा लोगों को तो यरकान था। कभी हुँ, आप एक मामूली से थाने पे जाके देखें, वहाँ उनके पास कागज़ नहीं होते लिखने के लिए। या हमारे डिफेंस में जो थाने बने हुए हैं, मेरा जाना हुआ है कई दफ़ा वहाँ। शुरू में जब थे बहुत अच्छी मशीन्स वग़ैरह, चीज़ें वग़ैरह काम कर रही थी। अब आप जाकर देखें, जितने कंप्यूटर्स हैं आधे से ज़्यादा वो नकारे हैं, काम नहीं कर रहे। इतना-इतना पेट निकला हुआ है हर कांस्टेबल का, हर इंस्पेक्टर का और लिटरली लिखने के लिए उनके पास कागज़ नहीं हुँ, होते, उनके पास स्याहियाँ नहीं होती। मैं आपको सच बता रही हूँ। हुँ। हाँ, तो हाँ, फिर हाँ, बिल्कुल। जो उनके इंस्पेक्टर हैं या जो उनके कांस्टेबल हैं या जो उनका एएसआई है, वो ऊपर जाके सो रहे होते हैं, उनको वो बुलाते हैं, वो अजीब-ओ-गरीब ना वो सुस्ती के मतलब आपको प ये और फिर हर थाने में अगर आप उनसे बात करें, वो आपको बताएँगे कि जी, हर थाने की एक नफ़री होती है, वो नफ़री पूरी नहीं है। अच्छा, फिर हम लोग वैसे तो हम बहुत बात करते हैं ना कि सिक्योरिटी स्टेट है, सिक्योरिटी सारा का सारा पैसा जो है वो तो हमारा आपको पता है कहाँ जा रहा है, कौन-सी सिक्योरिटी में जा रहा है। वो या गोल्फ क्लब्स बन रहे हैं, वो या अच्छे खूबसूरत मेस बन रही हैं, या वो आपको पता ही है कि पोलो ग्राउंड्स बन रहे हैं, या वो मिसाइल बन रहे हैं। नहीं, हमारी प्रायोरिटी यही है। हुँ, हमने मेस बनानी है बड़ी-बड़ी, हमने गोल्फ क्लब्स बनाने हैं बड़े-बड़े, बहुत ही बड़े आलीशान किस्म के बनाने हैं। उसके बाद हमने मिसाइल बनाने हैं, हमने सबमरीन्स बनानी है, हमने इज़राइल को भी अटैक करना है, हमने इंडिया को भी अटैक करना है, हमने सब कुछ हमने दुश्मनों के बच्चों को भी पढ़ाना है। हमने अगर नहीं करना तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना। हमने अगर नहीं करना तो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। इसी को मिसाइल मतलब हमारे लिए मिसाइल ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्रूज़ मिसाइल इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो है ना हमारा तो सारा पैसा वहाँ चला जाता है। तो बिल्कुल। वैसे भी पुलिस को जो दे आप देखें पिछले दिनों जो बहावल नगर में वाक़या हुआ है हुँ, और वो उसको किस तरह से हश-हश किया गया है। आईजी पुलिस को जो है वो तो रिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ तो अब रिज़ाइन करने का तो ख़ैर अब वो ज़माने ही चले गए क्योंकि अब शायद उस तरह की शर्म-हया नहीं रही किसी में भी। एक ज़माना ऐसा आ रहा है। तो वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उनकी देखें आपके लोग जो होते हैं ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जो बॉस होता है। और उनके लोगों को वो मार के, ज़लील-ओ-ख्वार करके कोई किसी भी लड़ाई में वो जंग तो नहीं हो रही थी ना। एक ही मतलब अगर गलती से भी रेड हुआ है, तो देयर वाज़ अ वे टू डू इट। उन्होंने उनको और उसका आपको पता है ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान आया उस पे, ना हुँ। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई बयान आया। और अगर एक बयान आया ही आया, तो वो बड़े भाइयों की तरफ से आया, आईएसपीआर की तरफ से कि जी हम इसका एक गैर जानिबदाराना जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे। कौन करेगा भाई? तो दिल्ली के ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई डिक्टेशन आया ही नहीं होगा इसलिए कि वो तो रूलर कंट्री ही है ना कहते हैं वो कि तो। शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो वो हर चीज़ वहीं से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेटर आया नहीं होगा। तो इसलिए हाँ, भाई तो लोग ने खुद बात ही ये है स्टेटमेंट दे दिया। कि हमारी तो देखिए ना अब आप असल मसला ये है कि जब आपने फिर अच्छा, फिर दूसरा मसला पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज़्ड है। हुँ, पॉलिटिसाइज़ से अगर आप आज स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें, आधी से ज़्यादा पुलिस जो है वो तो वीआईपी की नौकरियों पे लगी हुई है, वीआईपी ड्यूटीज़ दे रही हुँ, है। आधी से ज़्यादा अच्छा अच्छा फिर आपने बेहंगम तरीके से उनको एक्सपैंड किया हुआ है। आप टर्की जाते हैं, आपको टर्की का कोई मॉडल पसंद आता है, आप कहते हो, "ओह जी, मैंने तो डॉल्फिन वहाँ देखी है, चलो आज यहाँ यहाँ पे डॉल्फिन बना दें।" अच्छा, ये ऐसे ही है कि आप ऑरेंज ट्रेन बना दें, मेट्रो बना दें, लेकिन आपका जो बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर है, वो सारा बैठा हुआ है। यानी कि आप सही काम नहीं करना, लेकिन आपने बिग टिकट्स वाले काम करने हैं। अच्छा, कभी आप डॉल्फिन के लोगों से मिले जाके, जो डॉल्फिन यहाँ है ना, उनका काम ही यही हुँ, है कि उन्होंने स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह लाहौर की गलियों में फिरना। वो बेचारे पढ़े-लिखे नहीं हैं, मैंने उनसे कभी बात करके हमने देखा है, उनसे बात ही नहीं होती, उनको खुद नहीं लिखना भी नहीं आता। यानी कि बिल्कुल। आपने मतलब बहुत ही जो है ना, मैं तो कहती हूँ कि जो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग का जो इतना फुकदान है, इतना बड़ा सवालिया निशान है और उसके ऊपर देखिए कोई बोल ही नहीं रहा और फिर ज़ाहिर-सी बात है जब हम लॉ पुलिस जो होती है वो बेसिकली आपकी फ्रंट पे होती है, जब शहरों में आपने लॉ एंड ऑर्डर रखना होता है। उनका कम्युनिटी के साथ एक राब्ता होता है। वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इलाके का एसएचओ कौन है बल्कि हाँ, लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है।
मुझे याद है एक दफ़ा मैं थाने गई तो वो मुझे कहता जी तुसी थाने क्यों आए हो? औरतां नूं थाने नहीं आना चाहिए। मैं कहा आपको ना शर्म आनी चाहिए आप मुझे ये कह रहे हैं। मैंने मगर कहा लोग मेरी घबराते तो हैं, मगर 12 लोग मैं घबराते तो हैं। नहीं गलत बात है। थाना एक हुँ, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप सबसे ज़्यादा सिक्योर फ़ील करें। देखिए वो किस लिए बना है? वो मेरी प्रॉब्लम्स को मुझे अगर एक क्रिमिनल है। सोच रहा है, मैंने उस वहाँ जाके अपनी शिकायत लगानी है। तो जहाँ मैं शिकायत लगा रही हूँ वो मैं हिफ़ाज़त वाला घर होना चाहिए या वो डरावना घर होना चाहिए? नहीं, नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता ना, नहीं उल्टा है। और तंग किया जाता है, इसलिए लोग और घबराते बल्कि हैं। हमारे यहाँ जो स्टीरियोटाइप है, जो स्टिग्मा है कि जो औरतों को जो है ना वो नहीं जाना चाहिए। फिर हमने औरतों के भी बना दिए हैं हुँ, थाने, वो भी नहीं काम करते। वो भी डेस्क जो है ना उजड़े पड़े हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। हमारे थानों का माहौल ऐसा होना चाहिए कि औरत, मर्द, बच्चा जो भी हो, वहाँ जाए और सबसे ज़्यादा महफ़ूज़ महसूस करे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा कुछ नहीं है, रिश्वत वहाँ चलती है, रिसोर्सेज़ उनके पास है नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई नहीं हुई। ऐसे में आप मुझे बताएँ कि फिर घरों में बैठ के लोग तनख्वाहें लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ख़ैर हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि भई ऊपर वाला जो है ये थाने, कचहरियों और हॉस्पिटल से बचाए, कि वहाँ पर जाके जो है वो इंसान और ख्वार हो जाता है, चाहे किसी थाने में बिल्कुल, जाना पड़ जाए या थाने वालों को बुलाना पड़ जाए। तो लोग ऐसे उससे डर ही जाते हैं, घबराते बिल्कुल नहीं हैं। मुझे याद है अभी कुछ मेरे ख़्याल है 1 साल पहले जो है वो कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे कोई आया था मेरे घर के बाहर ना, पता नहीं कौन था। तो उससे लग ऐसा रहा था कि वो जैसे वो हुआ था ना असद के साथ, तो कोई इस किस्म की चीज़ थी शायद। तो ओहो! मैंने फिर उसके वो कैमरा में देख के और उसका वो लगा दिया था, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दिए थे, तो बाकी दोस्तों ने मीडिया के वो रीट्वीट कर दिया। तो वो होते-होते रीट्वीट होते-होते वो पुलिस तक भी पहुँच गया, जो सोशल मीडिया पे पुलिस का भी पेज है। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो हम खुश होने के बजाय मैं और डर गई। मैंने कहा अभी इनको देखो कि इन पुलिस वालों को देखो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि वो बहुत ख़्याल से आए, उन्होंने पूछा-गछा, सारी इन्वेस्टिगेशन की, पता करने की कोशिश की और नीचे गार्ड वग़ैरह से सबसे। तो मेरा एक्सपीरियंस बुरा नहीं रहा। लेकिन फिर भी जिस वक़्त फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा, कि मैंने कहा यार किसने कह दिया अब इनको? अब इन्हें कौन सँभालेगा? ये तो नया एक खाता खुल जाएगा। तो वो जो है ना, लोग पाकिस्तान में अभी भी डर जाते हैं, खौफ़ज़दा हो बिल्कुल, जाते हैं। हमारी फैमिली बिल्कुल में ऐसे किसी की गाड़ी छिन जाए, डाका पड़ जाए, वो कहते हैं भई रहने दो, हुँ, होने दो, मत जाओ पुलिस के यहाँ। तो बिल्कुल इवन मेरे चचा के बेटे से एक बार गाड़ी छीनी गई थी कराची में, तो जब वो थाने में गए थे, तो चचा ने बात नहीं करने दी मेरे कज़िन को, कि वो लोगों की शक्ल कैसी थी या क्या थी। इतना खौफ़ है एक तरह का बिल्कुल आप कराची सही में हर बिल्कुल जगह। सही। और कराची का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल आप हाँ, जो कह रही हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही पुलिस का बहुत ही आपको पता है वहाँ तो अभी भी वो खुद भी बल्कि उन्होंने कहा है कि जी ये जो केयरटेकर सेटअप आया था ना उनकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। मतलब कि पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत को पे तो हुकूमत तो हमारी है। हम तो कुछ कर हाँ, नहीं सकते, अपने पे तो इल्ज़ाम नहीं लगाए जो केयर टेकर सेटअप पे लगा दें। तो जब तक हाँ। हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे ना, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया और हम खुद जो है ना, उसको अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि गलती सुधारने की पहली सीढ़ी ये होती है कि आप एग्री करें कि आपसे गलती हुई है। हाँ, और इंसान से गलती हो जाती है, और मेरे ख़्याल है वो हाँ, एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं है ना। लोग कभी भी, दूसरी मैंने बात आज तक करते हैं। किसी को नहीं देखा कि हाँ, जिसने उठकर ये कहा हो कि हाँ, गलती हो गई है और हम आइंदा ख़्याल रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो और धड़ल्ले से झूठ के ऊपर झूठ और दूसरे के ऊपर तीसरा झूठ, और यही चलता रहता है। देखिए और ये वो शख्स करता है या ये वो कौमें करती हैं या वो पार्टियाँ करती हैं जो जानबूझकर गलती करती हैं। जब हाँ, आपने काम नहीं करना, जब आपने काम नहीं करेंगे, जब आप रिसोर्सेज़ नहीं लगाएँगे, जब आप हुँ। खुर्द-बुर्द करेंगे, तो ज़ाहिर है काम गवर्नेंस के इश्यूज़ आएँगे। तब आप क्या करेंगे? आपको पता है आपने कोई डिसऑर्डर मेरा ख़्याल है कोई कराची के पुलिस इंस्पेक्टर थे या पता नहीं क्या थे, कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट जो आया था, तो वो कह रहे थे कि अगर कोई आपसे कुछ छीनने के लिए आए, मोबाइल, बैग वग़ैरह, तो आप दे दीजिए, इसलिए कि उनके पास हथियार होते हैं, अपनी जान खतरे में ना डालिए। ये पुलिस वाले एडवाइस कर रहे थे पब्लिक को, कि लेकिन अगर इस कोई बार आता तो है तो दे दो जो हाथ में। लेकिन आपको पता है आरज़ू इस बार जो हुआ है यानी कि 60 के करीब जब से इलेक्शन हुए हैं 8 हुँ, फरवरी से लेकर अब तक 60 के करीब ये तो वो है जो फ़िगर सामने आई है। अभी पता नहीं कितने हुँ, लोग हैं कि जिनको मारा गया है हुँ, ये स्ट्रीट क्राइम में। अब आप देखें कि वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि आजी आप सारा कुछ ले लें, उन्होंने मज़ामत नहीं की। मज़ाहमत के लिए ना, उसके बावजूद
इतनी दीदा दलेरी है कि वो मार के चले गए। अरे मैं, मेरे और आपके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी उनका, अभी 2-4 दिन पहले मैं उनसे मिली तो वो हम लोग कॉफी वॉफी पी रहे थे इधर ही मेरे घर के पास। जब वो पेमेंट करने लगे तो उन्होंने कार्ड दिया तो वो कार्ड एक चला नहीं, तो फिर उन्होंने दूसरा कार्ड दिया तो वो जो वेटर था वो कहने लगा कि नहीं चल रहा कार्ड। तो मैंने उनसे कहा कैश नहीं, वो कहने लगे मैं कैश रखता ही नहीं। मैंने कहा अरे भाई डाकुओं के लिए थोड़ा सा रख लिया करें। तो वो कह रहे क्या मतलब मैंने कहा खामा थोड़ा सा कैश रखा करें, इसलिए कि आजकल जो हालात हैं तो आप क्या करेंगे, डाकू भी अब क्या मशीन लेके घूमेंगे आपके लिए। तो मैं सही वो जैसे इंडिया की एक एड वो आया था ना कि वहाँ कैश कोई नहीं रखता, तो फ़कीर जो है हाँ, वो क्यूआर कोड लेके फिर रहा था। तो वो मुझे कहने लगे कि ये आप मुझे डाकुओं से मिली हुई लग रही हैं जो कह रही कैश रखा कर। तो मैंने कहा और क्या करेंगे, डाकू आपसे मांगेंगे, आप कहेंगे मेरे पास तो सिर्फ कार्ड है। तो वो जो है बहरहाल यहाँ पे हालात जो है वो मेरे ख्याल है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम लोग हंस जरूर है लेकिन वाकई में बहुत सीरियसली जो इस वक्त इस्लामाबाद में क्योंकि क्राइम रेट इतना नहीं था, यहाँ पर भी हो गया है। और यही हाल पहले सिर्फ कराची का सुनते थे हम, यहाँ हाँ, पे नहीं नहीं, था। लाहौर में भी होता है लेकिन अभी बचत है, लाहौर में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है। पर मुझे इस्लामाबाद का बहुत अफ़सोस है कि जिस जहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे तो खैर वही हो गया ऑलमोस्ट कराची, बल्कि रऊफ कलासरा साहब कई बार कह चुके हैं सोशल मीडिया पर भी और अपने कॉलम्स और शोज में भी कि कराची बनता चला जा रहा है इस्लामाबाद, मगर शायद अब बन चुका है वो, तो ये बात साल पहले कहते थे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया दुर्दाना। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।